नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो बहुत से परिवारों के लिए काफ़ी अहम है, पैतृक या संयुक्त संपत्ति का बंटवारा। हाँ, बिल्कुल। और हम खास तौर पे उस सिचुएशन को देखेंगे जब परिवार के बाकी सदस्य मतलब सह उत्तराधिकारी इस बंटवारे के लिए तैयार ना हों। हम्म। अक्सर देखा है हमने भाई, चाचा या दूसरे रिश्तेदार, उनकी असहमति या टालम-टोल होती है और बंटवारा सालों साल अटका रहता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और सच कहूँ तो ये पारिवारिक रिश्तों में ना काफी कड़वाहट भी ला देती है। सही बात है। कई बार लोग अपना हक तो चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें सही प्रोसेस पता नहीं होता या फिर वो सोचते हैं कि भाई परिवार का दबाव है तो कोई कदम नहीं उठा पाते। हाँ, उन्हें लगता है कि जब तक सब लोग हाँ नहीं कहेंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम कुछ स्रोतों को देख रहे हैं। हमारे पास जॉइंट प्रॉपर्टी पार्टीशन डॉट लीगल गाइड की कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ। और साथ ही उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड की धारा 116 है, उससे भी कुछ जानकारी मिली है। बिल्कुल। तो आज की जो ये हमारी पड़ताल है, इसका मकसद एकदम साफ है। हमें ये समझना है कि अगर कोई अकेला हिस्सेदार है, वो अपना हिस्सा अलग करना चाहता है, लेकिन बाकी लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या कानूनी रास्ता है, क्या ये आसान है या इसमें मुश्किलें हैं, और असल में ये पूरी प्रक्रिया है क्या वाकई एक अकेला आदमी ये करवा सकता है बिना दूसरों की मर्जी के? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बंटवारा रुकता क्यों है। क्या कारण होते हैं कि परिवार वाले मिलकर भी ये काम नहीं निपटा पाते? हाँ, देखिए, सबसे पहली और सीधी वजह तो यही है कि कुछ को ओनर्स मतलब सह उत्तराधिकारी वो चाहते ही नहीं बंटवारा हो। अच्छा। हो सकता है उन्हें जो अभी चल रहा है उससे फायदा हो रहा हो, या शायद इमोशनल वजह हो कि भाई बंटवारा नहीं करना। फिर टालमटोल बहुत बढ़ती है, बहाने बनाते हैं लोग। जैसे अरे मैं तो शहर से बाहर हूँ अभी, या मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ। और एक प्रैक्टिकल दिक्कत भी है शायद, जैसे रजिस्ट्री ऑफिस या तहसील में क्या सबका वहां होना जरूरी होता है सिग्नेचर वगैरह के लिए? कई फॉर्मल प्रोसेस में सबकी फिजिकल प्रेजेंस और सहमति जरूरी मानी जाती है। अब जो दूर रह रहा है या जो आनाकानी कर रहा है, उसके साथ ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। सही का। और एक और एंगल है, वो है कब्जे का। अक्सर क्या होता है कि परिवार का कोई एक मेंबर प्रॉपर्टी के किसी अच्छे हिस्से पर या ज्यादा हिस्से पर काबिज होता है, तो वो टालता रहता है बंटवारे को ताकि उसका वो कब्जा चलता रहे। और शायद सबसे बड़ी रुकावट वही है जो आपने कही, जानकारी की कमी। हाँ। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर दूसरे राजी न भी हों तब भी वो अकेले प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसी चक्कर में वो सालों निकाल देते हैं। और इन सब रुकावटों का नतीजा रिश्ते तो बिगड़ते ही हैं, पर उस व्यक्ति का अपना कानूनी हक भी वो फंस जाता है ना? बिल्कुल। वो ना तो उस हिस्से का पूरी तरह मालिक बन पाता, ना उसे यूज कर पाता ठीक से, ना जरूरत पड़ने पर बेच पाता। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये उस व्यक्ति के आर्थिक और कानूनी अधिकार हैं जो बीच में लटक जाते हैं। तो अब आते हैं उस मेन सवाल पर जो शायद बहुत से सुनने वालों के मन में भी होगा। क्या एक अकेला हिस्सेदार, भले ही उसके भाई बंधु राजी ना हो, क्या वो कानूनी तौर पर बंटवारा करवा सकता है? क्या कहते हैं स्रोत इस बारे में? स्रोत इस पर बिल्कुल क्लियर है और ये जानकारी बहुत जरूरी है। जवाब है हाँ, बिल्कुल। अच्छा। एक अकेला हिस्सेदार भी दूसरों की सहमति का इंतजार किए बिना लीगल प्रोसेस शुरू कर सकता है और अपना हिस्सा अलग करवा सकता है। ये जानना अपने आप में बहुत एम्पावरिंग है। ये तो वाकई बड़ी राहत की बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पूर्व शर्त, एक प्री कंडीशन भी बताई गई है। वो क्या है और उसका ध्यान रखना क्यों जरूरी है? हाँ, ये कंडीशन बहुत बहुत जरूरी है। इसे समझना ही पड़ेगा, वरना सारी मेहनत बेकार हो सकती है। बताएं। बात यह है कि आप अपने भाइयों या चचेरे भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा करवाने का प्रोसेस तभी शुरू कर सकते हैं जब उस प्रॉपर्टी का बंटवारा पिछली पीढ़ी में हो चुका हो। पिछली पीढ़ी में मतलब आपके पिता और चाचाओं के बीच। अगर संपत्ति दादाजी की थी तो पहले उनके बेटों यानी आपके पिता और चाचाओं के बीच वो बंटवारा लीगली हो चुका हो और प्रॉपर्टी उनके नाम आ चुकी हो। अच्छा, यानी अगर प्रॉपर्टी अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में दादाजी या परदादाजी के नाम पर ही चल रही है तो पहले उस लेवल का बंटवारा निपटाना होगा। बिल्कुल सही। पहले दादाजी की संपत्ति का बंटवारा पिता और चाचाओं के बीच होगा। प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर उनके नाम पर दर्ज होगी। ये जरूरी है ताकि मालिकाना हक साफ हो। सीधे पोतों के बीच बंटवारा करने से ना बाद में और लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहले पिता चाचा का लेवल, फिर अगली पीढ़ी, ये क्रम फॉलो करना ही होगा। ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। तो मान लेते हैं कि ये शर्त पूरी हो गई,
पिछली पीढ़ी का बंटवारा हो चुका, प्रॉपर्टी पिता के नाम आ गई, अब एक भाई अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता है, बाकी आनाकानी कर रहे हैं। तो क्या कदम उठाने होंगे उसे? क्या है वो लीगल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप? देखिए, प्रोसेस थोड़ी भागदौड़ वाली लग सकती है, खासकर अकेले करने में, लेकिन ये बिल्कुल तय है, सिस्टमैटिक है। अच्छा। स्रोतों के हिसाब से पहला और सबसे बेसिक कदम है उस प्रॉपर्टी की प्रमाणित खतौनी निकलवाना। खतौनी, ये शब्द सुना है, पर ये होता क्या है ठीक से, और ये प्रमाणित क्यों होनी चाहिए? मिलेगी कहाँ से ये? देखिए, खतौनी एक तरह से जमीन का सरकारी पहचान पत्र है। इसमें लिखा होता है कि जमीन किसके नाम है, उसका खाता नंबर, खसरा नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स। ओके। और ये आपको मिलेगी अपने जिले के रजिस्ट्री ऑफिस से या तहसील के रिकॉर्ड रूम से। प्रमाणित यानी सर्टिफाइड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल ऑनलाइन जानकारी तो मिल जाती है, वो तो निकल आती है, लेकिन वो सिर्फ जानकारी के लिए है। कानूनी काम में, कोर्ट कचहरी में वो मान्य नहीं होती। आपको वो कॉपी चाहिए जिस पर अधिकारी के साइन और स्टैंप लगे हों, वही असली मानी जाती है। ठीक है, समझ गया। तो पहला काम रजिस्ट्री ऑफिस जाकर सर्टिफाइड खतौनी लेना, ये मिल गई। इसके बाद कैसे साबित होगा कि हम ही हकदार हैं? अगला कदम है वंशावली बनवाना। ये एक तरह से आपका फैमिली ट्री है, आपका वंश वृक्ष, जो लिखित में ये साबित करता है कि आप उस प्रॉपर्टी के लीगल वारिस हैं। आपका उस परिवार से क्या ताल्लुक है। और ये कौन बनाता है वंशावली? इसके लिए भी कोई सरकारी दफ्तर? नहीं, आमतौर पर ये आपके पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जारी करते हैं, जैसे यूपी उत्तराखंड में ग्राम प्रधान होते हैं या बिहार झारखंड में मुखिया। अच्छा, प्रधान या मुखिया से? जरूरी यह है कि उनके ऑफिशियल लेटर पैड पर हो, उसमें साफ साफ लिखा हो दादाजी का नाम, उनके कितने बेटे थे यानी आपके पिता और चाचा, फिर आपके पिता के कितने बेटे हैं, आप और आपके भाई। ये राजस्व अधिकारियों को दिखाना होता है कि भाई आप किस बेस पर हिस्सा मांग रहे हैं। समझ गया। तो अब दो मेन डॉक्यूमेंट हो गए, सर्टिफाइड खतौनी और प्रधान मुखिया की दी हुई वंशावली। अब इन कागजों के साथ कहाँ जाना है? इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज और साथ में अपना कोई पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, उसकी कॉपी लेकर आपको अपने एरिया के रेवेन्यू कर्मचारी से मिलना होगा। रेवेन्यू कर्मचारी मतलब पटवारी या लेखपाल? हाँ, बिल्कुल, पटवारी या लेखपाल, जो भी आपके इलाके में कहते हों। ये ग्राउंड लेवल पर रेवेन्यू रिकॉर्ड देखते हैं। और पटवारी लेखपाल से मिलकर क्या कहना है? क्या वो फौरन बंटवारा कर देंगे? आपको उन्हें पूरी सिचुएशन बतानी होगी कि ये पैतृक संपत्ति है, आप हिस्सा अलग करवाना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोग मतलब भाई या चाचा के लड़के वो तैयार नहीं हैं या टाल रहे हैं। देखिए, पटवारी सीधे बंटवारा नहीं करते, लेकिन वो प्रोसेस शुरू करने के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। हो सकता है वो आपको गाइड करें या आपकी फाइल आगे बढ़ाने में मदद करें। और मान लीजिए पटवारी या लेखपाल के लेवल पर बात नहीं बनी, या वो कहें कि ये उनके अधिकार में नहीं है, आपको ऊपर जाना होगा, तब? ऐसा हो सकता है। या अगर आपको लगे कि वहां से ठीक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो फिर अगला लेवल है तहसील ऑफिस। तहसील ऑफिस? वहां आपको अपने एरिया के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट SDM या सर्कल ऑफिसर या तहसीलदार के ऑफिस में एक रिटन एप्लीकेशन देनी होगी। ये पोस्ट के नाम अलग अलग स्टेट में थोड़े बदल सकते हैं, पर काम लगभग वही होता है। अच्छा, तो एक लिखित अर्जी देनी है जी। इसमें कुछ खास लिखना होता है? कोई फॉर्मेट है? कोई बहुत मुश्किल फॉर्मेट नहीं है, पर एप्लीकेशन क्लियर होनी चाहिए। सब्जेक्ट में साफ लिखें पैतृक संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए आवेदन। फिर लेटर में शॉर्ट में अपनी बात लिखें, प्रॉपर्टी की डिटेल, खतौनी के हिसाब से आप कौन है, वंशावली के हिसाब से कौन कौन हिस्सेदार हैं, और आप अपना हिस्सा अलग क्यों करवाना चाहते हैं क्योंकि बाकी सहमत नहीं। साथ में खतौनी, वंशावली, आधार कार्ड की कॉपी लगा दें। और एप्लीकेशन जमा करके उसकी रिसीविंग जरूर ले लें। बहुत जरूरी। ठीक है, एप्लीकेशन तहसील में जमा हो गई, रिसीविंग भी मिल गई। अब इसके बाद क्या होता है? क्या अधिकारी फौरन ऑर्डर दे देते हैं बंटवारे का? नहीं, फौरन नहीं। एप्लीकेशन मिलने के बाद एक ऑफिशियल सरकारी जांच प्रक्रिया शुरू होती है। आमतौर पर जो SDM को तहसीलदार होते हैं, वो इस मामले की जांच के लिए किसी जूनियर रेवेन्यू ऑफिसर को या फिर से पटवारी लेखपाल को अपॉइंट करते हैं। ये जांच कैसी होती है? सिर्फ कागजों की या? नहीं, सिर्फ कागजी नहीं। जो ऑफिसर अपॉइंट होता है उसे प्रॉपर्टी वाली जगह पर खुद जाना होता है। अच्छा, मौके पर? उसे कहते हैं मौके पर जांच या फिजिकल वेरिफिकेशन।
ऑफिसर वहां जाकर जमीन देखता है, उसकी पैमाइश करता है और उसका एक डिटेल्ड नक्शा बनाता है जिसमें सभी हिस्सेदारों के संभाव्य हिस्से दिखाए जा सकते हैं। और जब वो ऑफिसर मौके पर पहुंचता है तो क्या वहां जो दूसरे हिस्सेदार मौजूद हैं उनसे भी बात होती है? उनका क्या रोल रहता है इसमें? हाँ, ये प्रोसेस का बहुत जरूरी हिस्सा है। ऑफिसर वहां मौजूद सभी सह उत्तराधिकारियों से बात करता है। कोशिश ये होती है कि अगर हो सके तो सबकी सहमति से ही बंटवारे का कोई रास्ता निकल आए। वो पूछते हैं कि कौन सा हिस्सा कौन चाहता है, किसी को कोई ऐतराज तो नहीं वगैरह। भले ही एप्लीकेशन एक ने दी हो, कोशिश हमेशा आपसी सहमति की ही होती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, अक्सर कोई न कोई तो आनाकानी करता है या होता ही नहीं है वहां। मान लीजिए कोई भाई दूसरे शहर में है या देश में है, तब क्या होगा? क्या प्रोसेस रुक जाएगा? नहीं, उसके लिए भी व्यवस्था है। स्रोत बताते हैं कि अगर कोई हिस्सेदार बाहर है, आ नहीं सकता, तो जांच अधिकारी उससे फोन पर कांटेक्ट करके उसकी सहमति या असहमति जानने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, फोन पर? हाँ, अगर वो फोन पर राजी हो जाता है तो कुछ मामलों में उसकी पत्नी या बच्चे या कोई ऑथराइज्ड आदमी उसकी तरफ से सहमति पत्र पर साइन कर सकता है। ये सब रिकॉर्ड में आ जाता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल तरीका है, ताकि एक आदमी की वजह से सब रुके नहीं। चलिए, मान लिया जांच हो गई, सहमति की कोशिश भी हो गई, अब उस रिपोर्ट का क्या होता है? जांच पूरी होने के बाद, जिसमें वो नक्शा, सबके बयान अगर मिले तो, और ऑफिसर की अपनी फाइंडिंग्स होती हैं, वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट को फिर वो तहसील ऑफिस में जमा कर देता है। और यहाँ आता है फाइनल स्टेप। हाँ, कह सकते हैं। उस जांच रिपोर्ट के बेस पर तहसील ऑफिस, एसडीएम का तहसीलदार का ऑफिस, आवेदक के हिस्से की जमीन का म्यूटेशन यानी नामांतरण करने का प्रोसेस शुरू करता है। नामांतरण मतलब नाम चढ़ाना? बिल्कुल। नामांतरण का मतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड में उस हिस्से को ऑफिशियली आवेदक के नाम पर दर्ज कर दिया जाता है। और इसका सबूत क्या है? आवेदक को कैसे कंफर्म होगा कि काम हो गया? नामांतरण होने के बाद आवेदक के नाम से उस अलग हुए हिस्से की एक नई और सेपरेट लगान रसीद जारी कर दी जाती है। अच्छा, नई लगान रसीद? हाँ, ये नई लगान रसीद इस बात का लीगल प्रूफ है कि बंटवारा हो चुका है और आवेदक अब अपने हिस्से का कानूनी तौर पर अकेला मालिक बन गया है। अब वो उस हिस्से का लगान यानी लैंड टैक्स सीधे सरकार को देगा। वाह, तो ये नई लगान रसीद मिलना ही मंजिल है। ये पूरी प्रक्रिया जो है, एप्लीकेशन देने से लेकर ये रसीद मिलने तक, इसमें कितना टाइम लग जाता होगा अंदाजन? ये स्रोतों के हिसाब से अगर कोई बड़ी रुकावट ना आए तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 से 3 महीने लग सकते हैं। बस 2-3 महीने? हाँ, पर ये टाइम सरकारी काम की स्पीड, केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है और लोकल हालात पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। और एक बात जो शायद उस अकेले आदमी को ध्यान रखनी होगी जो ये सब शुरू कर रहा है, वो है शुरू की भागदौड़ और खर्चा। बिल्कुल, क्योंकि ये पहल अकेले की गई है तो शुरू में डॉक्यूमेंट जमा करना, अर्जी देना, अफसरों से मिलना जुलना, ये सारी भागदौड़। और जो भी छोटी मोटी सरकारी फीस वगैरह लगती है, उसका बोझ उसी आवेदक पर आता है। अगर यही बंटवारा सबकी सहमति से होता तो ये परेशानी और खर्चा सब में बढ़ जाता। लेकिन हाँ, अपना हक पाने के लिए ये करना पड़ता है। और हम फिर से वो सबसे जरूरी शर्त दोहराना चाहेंगे क्योंकि वो वाकई बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया यानी भाइयों या चचेरों के बीच बंटवारा आप तभी कर पाएंगे जब प्रॉपर्टी पिछली पीढ़ी में यानी पिता और चाचाओं के बीच पहले ही बंट चुकी हो और पिता के नाम दर्ज हो चुकी हो। अगर वो अभी भी दादा या परदादा के नाम है तो पहले उस पुराने लेवल का बंटवारा करवाना ही पड़ेगा। ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन क्या हुआ अगर मामला यहीं हल न हो? मान लीजिए कोई पार्टी बहुत ही अड़ियल है या जमीन को लेकर कोई और कॉम्प्लिकेटेड लीगल इशू है, क्या कोई और रास्ता भी है? हाँ, ऐसी सिचुएशंस के लिए खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कानून एक और ऑप्शन देता है, कोर्ट का रास्ता। अच्छा, जिसके बारे में यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 116 बात करती है। ओके, तो ये धारा 116 क्या कहती है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से अलग कैसे है? धारा 116 खास तौर पर जॉइंटली कल्टिवेटेड लैंड मतलब खेती की जमीनों के पार्टीशन से जुड़ी है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की जगह कोर्ट के जरिए होने वाले प्रोसेस का प्रावधान करती है। इसके तहत कोई भी भूमिधर? एक मिनट, ये भूमिधर शब्द का क्या मतलब है यहाँ? अच्छा सवाल। भूमिधर मतलब वो व्यक्ति जो कानूनी तौर पर उस जमीन का मालिक या सह मालिक है, जिसके पास उस जमीन के अधिकार हैं। ठीक है, तो कोई भी भूमिधर यानी सह हिस्सेदार अपनी जॉइंट जमीन के बंटवारे के लिए सीधे कोर्ट में वाद यानी मुकदमा फाइल कर सकता है।
तो ये कोर्ट केस के जरिए बंटवारा करवाने का तरीका है। इसमें सिर्फ जमीन का ही बंटवारा होता है या जैसे पेड़ या कुआं है वो भी शामिल होता है? नहीं, इसमें सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि उस पर जो पेड़ हैं, कुएं हैं या और कोई परमानेंट इम्प्रूवमेंट है वो सब शामिल किए जाते हैं। अच्छा। और अगर इन चीजों का फिजिकली बंटवारा नहीं हो सकता, मान लीजिए एक ही कुआं है, तो कोर्ट उसकी वैल्यूएशन करवाती है, मतलब कीमत आंकती है और उस कीमत को हिस्सेदारों के हिस्सों में एडजस्ट कर देती है। और अगर मान लीजिए एक ही परिवार की कई अलग अलग जगह जमीनें हैं पर हिस्सेदार सब में सेम है, तो क्या हर जमीन के लिए अलग केस करना होगा? नहीं, धारा 116 इसमें आसानी देती है। अगर कई अलग अलग जमीनों, जिन्हें जोत कहते हैं, में पार्टीज यानी हिस्सेदार वही सेम लोग हैं, तो एक ही केस में उन सभी जमीनों के बंटवारे की मांग की जा सकती है। इससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। इस धारा में एक और चीज थी, ग्राम पंचायत को भी पार्टी बनाना जरूरी है। इसका क्या मतलब? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। धारा 116 के तहत फाइल होने वाले हर पार्टीशन के मुकदमे में उस इलाके की ग्राम पंचायत को भी एक पार्टी बनाना कंपलसरी है। क्यों? के लिए एक दूसरा या शायद कहें कि अगला कानूनी रास्ता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से खुश नहीं है या जिनका मामला ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कानून ने अलग अलग सिचुएशन के लिए रास्ते दिए हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या जुडिशियल। चलिए इस पूरी बातचीत का सार एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या रहे? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि अगर पैतृक या जॉइंट प्रॉपर्टी के बंटवारे में भाई या दूसरे हिस्सेदार साथ न दें तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक अकेला आदमी भी लीगल प्रोसेस शुरू करके अपना हिस्सा अलग करवा सकता है। हाँ, उसके लिए कुछ खास डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे सर्टिफाइड खतौनी और वंशावली। प्रोसेस आमतौर पर पटवारी लेखपाल से शुरू होकर तहसील ऑफिस तक जाता है, जिसमें मौके पर जांच और सहमति की कोशिश भी शामिल है। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में सब ठीक रहा तो लगभग 2 से 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन वो प्री कंडीशन जरूर याद रखनी है, पिछली पीढ़ी का बंटवारा पहले हो चुका हो। बिल्कुल। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रास्ता काम ना करे या केस कॉम्प्लिकेटेड हो तो यूपी जैसे राज्यों में रेवेन्यू कोड की धारा 116 के तहत कोर्ट के जरिए भी बंटवारे की मांग हो सकती है, जिसमें ग्राम पंचायत को भी शामिल करना होता है। एकदम सही कहा। तो ये जानना कि आपके पास ऑप्शन हैं, भले ही उनमें थोड़ी भाग दौड़ या शुरुआती खर्चा हो, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। थोड़ी हताशा कम होती है इससे। निश्चित रूप से जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है। और इसी नोट पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब परिवार में सहमति नहीं बन पाती, तब ऐसी साफ और माना कि थोड़ी मेहनत वाली सुलभ कानूनी प्रक्रियाओं का होना कितना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि इन प्रक्रियाओं को आम आदमी के लिए, खासकर गांव देहात में, और भी आसान, तेज और कम खर्चीला बनाने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।